वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं तुम्हारी वैदे मैम और आज हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 7 एवोल्यूशन की। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करने वाले हैं 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर के फॉर्म में। वापस मिस क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अब वापस ओरिजिनल बैक टू तुम्हारा 12th बोर्ड का पैटर्न बन चुका है, तो कुछ भी मिस नहीं कर सकते हैं ना। अब टर्म 1 टर्म 2 वाला कंसेप्ट नहीं रहा है, तो यही सारा डिस्कशन हम करने वाले हैं कि किस टाइप में तुमको आंसर्स लिखने हैं। कहां पे होने वाला है ये सारा डिस्कशन? इसी चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, जहां मिलता है कंटेंट फ्री यानी फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक, इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में और बहुत सारी एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी। तो ये चैप्टर एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है इंपॉर्टेंट, क्योंकि पिछले साल नहीं था, इस साल है, मतलब वेटेज बढ़ जाएगा। बट ऑब्वियस लॉजिकली खुद ही सोच लो। उसके बाद बहुत कुछ नेम अजीब अजीब से है, याद नहीं होते, बस एंट्रेंस एग्जाम वाले वहीं पे तुमको ट्रैप कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारा डिस्कशन कहाँ होने वाला है? इसी चैनल पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं 1 मार्कर क्वेश्चन, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। वापस पैटर्न वही रखना है, जब भी तुम क्वेश्चन पढ़ो सबसे पहले आराम से पढ़ो। ऐसा मत करो कि 2-2 3-3 बार एक ही क्वेश्चन को पढ़ना पड़े, क्योंकि अभी तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर एंट्रेंस एग्जाम में होता यह है, जैसे सीयूईटी के लिए तुम जब पढ़ना शुरू करते हो ना, वो पहली बार पढ़ोगे तो ठीक लगेगा क्वेश्चन, दूसरी बार पढ़ोगे तो थोड़ा थोड़ा ठीक लगेगा, और तीसरी बार तो उसका मीनिंग ही चेंज होता चलेगा और तुमको जो ऑप्शन एकदम गलत लग रहा था ना, वो एकदम सही लगने लगेगा। ठीक, इसलिए पहली बारी क्वेश्चन को पढ़ना है, कीवर्ड को करना है अंडरलाइन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, नेम 1 फिश लाइक रेप्टाइल। अच्छा, वो एक फिश पूछ रहे हैं लाइक रेप्टाइल दैट इवॉल्व फ्रॉम लैंड रेप्टाइल अबाउट 200 मिलियन ईयर अगो। अब इसके बारे में तुम्हारे बुक में मेंशन नहीं है, तो नोट डाउन कर लो कहीं कि कौन सी वो फिश है, मतलब फिश लाइक रेप्टाइल है। ठीक है, अब उन्होंने बुक में सिर्फ इतना लिखा है, 1 फिश लाइक रेप्टाइल वाज आल्सो ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग दिस स्टेज, ऐसा करके लिखा हुआ है। पर अब नाम, सिंस इतना मेंशन किया है तो नाम भी क्या है? इंपॉर्टेंट। जो कितने साल पहले आई थी? 200 मिलियन ईयर पहले आई थी, और हम बोल सकते हैं कि वो फिश और रेप्टाइल के बीच का क्या है? कनेक्टिंग लिंक। और किस फॉर्म में? उसका नाम क्या है? इक्थायोसॉर। ठीक, देखो इक्थायो वर्ड कहां से लिया हुआ है? फिश को हम इक्थायो वर्ड यूज करते हैं ना, और सॉर्स तो रेप्टाइल लाइक, मतलब फिश भी है, रेप्टाइल लाइक भी है। ठीक, हुआ क्लियर? मूव करें अगले क्वेश्चन पे। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन 2। फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वाज बिलीव दैट लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम डिकेइंग मैटर। हाँ, पढ़ चुके हैं। कौन सी थ्योरी? स्पॉन्टेनियस जनरेशन की डिकेइंग, सड़ा हुआ गला हुआ मैटर से लाइफ बन जाती है। याद करो, मैंने एक्सप्लेन करते समय बताया था कि ऐसा मानते थे, गेहूं का एक बोरा ले लो, उसके ऊपर स्वेट लैटिन शर्ट डाल दो, पटक दो और छोड़ दो 21 डेज के लिए, तो उससे चूहे बनाएंगे। एकदम भारी बकवास की गई थी, है ना? याद आया? फिर उनको किसने बताया था कि लुइस पैस्चर जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने श्वान शेप जो एक्सपेरिमेंट है वो किया था, फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। उन्होंने बताया था बाबा, सड़े गले से नहीं आता, पहले से कोई लाइफ होगी, वहीं से नई लाइफ क्रिएट हो रही है। याद करो, उन्होंने क्या लिया था? श्वान से ऐसा एक्सपेरिमेंट लिए थे, हमने पढ़ा भी था इस टाइप का। ऐसा फ्लास्क लिया था, 2 फ्लास्क लिए थे, उसके अंदर क्या किया था? ब्रॉथ को गर्म किया था, मतलब उसके अंदर अगर पहले से कोई माइक्रोब्स होंगे तो वो मर जाएंगे। फिर एक नेक को एज इट इज रखा था, ऐसी थी है ना, एक नेक को एज इट इज रखा था, एक नेक को क्या कर दिया था? तोड़ दिया था। तो कुछ टाइम बाद उन्होंने देखा कि इस वाले नेक जिसमें तोड़ा नहीं था, तो क्या हुआ? यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं मिली, कोई माइक्रोब्स नहीं मिला, क्योंकि मैंने बताया था एयर अगर फ्लो भी हो रही है तो वो यहीं ट्रैप हो जाएगी, यहाँ ट्रैप होगी, यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगी। वही ये जो एस शेप वाली जो नेक है, जब इन्होंने इसको तोड़ दिया था तो ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ गई थी एयर के, और यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ दिखने लगी थी। याद आया क्या कुछ? तो बस उसी के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, तो हाँ, बहुत पहले तक ऐसे विश्वास किया जाता था, ऐसा बिलीव करते थे साइंटिस्ट कि लाइफ कहां से आ रही है? सड़ी गली हुई चीजों से आ रही है। कब तक ये मानते थे? 19th सेंचुरी तक सारी चीजें मानी जाती थी। उसके बाद एकदम क्या होने लगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, लाइफ आती है जो पहले से कोई लाइफ होती है वहीं से। याद करो, इसी को एक्सप्लेन करते समय मैंने बोला था, एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट वर्च्यो, उन्होंने क्या बोला था? ओमनिस सेलुला ई सेलुले, मतलब सेल कम फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। और सेल क्या है? लाइफ ही तो है।
ठीक, ये तुम पढ़ चुके हो, ये वाला पर्टिकुलर ये स्टेटमेंट पढ़ चुके 11th की बुक में, ठीक है। अब वो पूछ रहे व्हाट इज दिस थ्योरी नोन एज, अरे स्पॉन्टेनियस जनरेशन, एकदम यूं चमत्कारिक रूप से लाइफ आ गई, एकदम बकवास है, कितनी बकवास बोली है, पढ़नी पड़ेगी। अब ये भी पढ़ना पड़ेगा ना कि गलत किसने दिया, फिर सही किसने दिया, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, ठीक। उसके बाद नेम द साइंटिस्ट हु एक्सपेरिमेंटली डिसअप्रूव दिस थ्योरी, अभी तो बोला लुईस पास्चर की थ्योरी थी, एस शेप जो नेक का जो फ्लास्क वाला एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था। तो देख लेते हैं इसका आंसर, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या थी, गलत वाली थ्योरी थी, जो माना जाता था लाइफ किससे आती है, सड़े हुए गले हुए सड़ते हुए मैटर से लाइफ फॉर्म होती है। गलत गलत गलत, लाइफ कहां से मिलती है या बनती, जो पहले से कोई लाइफ होगी। अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आएगा मैम पहले से जो लाइफ है वो कहां से आई, अरे यही तो हम पढ़ चुके हैं ओरिजिनेशन ऑफ लाइफ में, याद करो वहां पे हमने पढ़ा है कि जो पहली लाइफ है वो कहां से आई है, नॉन प्री एग्जिस्टिंग, पहले से जो एग्जिस्ट कर रहा है नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर, बस उसी से टूट के वापस रीअलाइंग होके लाइफ आई। अब मैंने तब भी बताया था, अभी भी बता रही हूँ, और बुक में भी लिखा हुआ है कि हमको एग्जैक्टली ये तो पता है कि इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बना, ऑर्गेनिक से लाइफ आई, मतलब सेल का फॉर्मेशन हुआ, प्रिमिटिव सेल का फॉर्मेशन हुआ, पर एग्जैक्टली उस सेल में लाइफ वाली चीज कब आई ये नहीं पता है ना, क्योंकि अगर याद करो तो यही जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है यही प्रॉपर्टी शो करते थे, जुड़ते थे टूटते थे, जुड़ते थे टूटते थे, रीअलाइनमेंट होता था, फिर जुड़ते थे फिर टूटते थे, मतलब टूटते थे खुद को डबल करते थे, मतलब रेप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी शो करने लगे थे, ठीक। चलो अच्छा, और ये बताओ यही जो और वो तो सही वाली थ्योरी थी, हम पढ़ चुके हैं ना। उसके बाद वो पूछा है उन्होंने, दूसरा पार्ट क्या पूछा कि बताओ स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाली थ्योरी को डिसअप्रूव किसने किया था, तो आंसर क्या आया, लुईस पास्चर। इसी क्वेश्चन को अगर 1 मार्क से 2 मार्क में कन्वर्ट करना है तो इसको क्या करेंगे और जोड़ देंगे कि एक्सप्लेन इन डिटेल व्हाट वाज द थ्योरी ऑफ लुईस पास्चर। अब बोलोगे मैम 2 मार्क में कितना कितना लिखना है, तो देखो 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आधा मार्क इसका आधा मार्क इसका, और 1 मार्क में जो तुम एस शेप मेंशन करोगे कि एक को तोड़ दिया तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गई, तो एयर में जो बैक्टीरिया था या माइक्रोब था वही ग्रो होने लगा मीडियम पे, वही जो दूसरी वाली एस शेप वाली जो नेक वाली फ्लास्क था वो कांटेक्ट मतलब एयर के कांटेक्ट में आया पर वहां ब्रॉथ तक नहीं पहुंच पाया, इसलिए वहां पे कोई ग्रोथ नहीं हुई। तो ये जब लिखोगे तो बाकी का बचा हुआ 1 मार्क मिलेगा। हुआ क्लियर? चलो आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। इफ एबायोटिक ओरिजिन ऑफ लाइफ इज इन प्रोग्रेस ऑन अ प्लैनेट अदर देन अर्थ व्हाट शुड बी द कंडीशन देयर, मतलब वो बोल रहे हैं एबायोटिक ओरिजिन ऑफ लाइफ मतलब नॉन लिविंग से लिविंग का फॉर्मेशन हो रहा है किसी दूसरे प्लैनेट पे, तो बताओ क्या कंडीशंस बननी चाहिए। मतलब सीधा सीधा ये पूछ रहे बताओ अर्थ के टाइम पे जब ये एबायोटिक बायोटिक में कन्वर्ट हो रहा था या जो प्रिमिटिव कंडीशंस कौन कौन सी थी, तो याद करो हम पढ़ चुके हैं रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट थी, तुम्हारी O2 नहीं थी क्योंकि रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर बोल रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड थी, मीथेन थी, अमोनिया था, H2 था, और क्या था हाई टेम्परेचर और कंटिन्यूसली लाइटनिंग थंडरिंग ये सब हो रहा था, याद आया। तो वही वो पूछ रहे, अब उन्होंने बस वही चीज घुमा के पूछ रहे कि बताओ दूसरे प्लैनेट पे अभी वो प्रोसेस चलने मतलब शुरू ही हो रही है, प्रोसेस में है, एबायोटिक ओरिजिन ऑफ लाइफ का फॉर्मेशन हो रहा है, तो बताओ क्या कंडीशंस होने चाहिए। याद करो ये कंडीशन क्यों इंपॉर्टेंट है, यहां तो उन्होंने डायरेक्ट पूछ लिया। सेम कंडीशन यूरे एंड मिलर वाले जो एक्सपेरिमेंट है उन्होंने यही सेम चीज जो लैब में की थी, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस के हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंटली लैब में सारे सेटअप किया था, तो लैब में भी उन्होंने सेम कंडीशंस लेके आए थे और एंड रिजल्ट क्या था पता चला था, अरे अमीनो एसिड बनता है, अरे कुछ शुगर्स बन रहे, कुछ फैट्स बन रहे, कुछ लिपिड्स बन रहे, कुछ आई बात समझ में। तो वो पूछ रहे कि बताओ कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए। तो देखो वेरी हाई टेम्परेचर, याद करो उस टाइम अर्थ का बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हुआ करता था, वोल्केनिक स्टॉर्म्स पूरे टाइम लाइटनिंग होती थी, वोल्केनो इरप्ट होते रहते थे, याद आया। उसके बाद रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है ऑक्सीजन नहीं है। उसके बाद कंटेनिंग, और कौन कौन सी गैसेस होनी चाहिए, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर। हुआ क्लियर? रिजल्ट ये होता कि इन्हीं के सबके बीच में रिएक्शन होने लगा था और मैक्रो मॉलिक्यूल ऑब्टेन होने लगे थे, जैसे कुछ शुगर्स हो गए, अमीनो एसिड हो गए, ग्लूकोज मतलब ग्लूकोज शुगर हो गया, उसके बाद लिपिड्स हो गए, फैट्स हो गए, ये सारे मैक्रो मॉलिक्यूल बनने लगे थे। फिर यही मैक्रो मॉलिक्यूल और दूसरे मैक्रो मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आए और फिर सेल का प्रिमिटिव सेल का फॉर्मेशन हुआ। ठीक, तो ये अपन को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। हुआ क्लियर? चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन 4।
क्या बोल रहा है, नेम द पर्सन, अच्छा पर्सन पूछ रहे हैं, हु प्रपोज दैट पॉपुलेशन टेंड्स टू इंक्रीज ज्योमेट्रिकली व्हाइल फूड प्रोडक्शन इंक्रीज अर्थमेटिकली। वो पूछ रहे बताओ साइंटिस्ट का नाम। ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये पिछले साल का क्वेश्चन, मतलब 3 साल पहले का क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड का ही, ठीक है। और यहाँ 1 मार्कर में था, बिल्कुल वो सही जगह दिया हुआ है। उन्होंने पर्सन पूछा था कि बताया था कि बताओ कौन से साइंटिस्ट है या उस पर्सन का नाम बताओ जिन्होंने बताया था कि जो पॉपुलेशन वो इंक्रीज होती है ज्योमेट्रिकली और अर्थमेटिकली क्या इंक्रीज होता है, फूड का प्रोडक्शन होता है। तो आंसर है थॉमस मैल्टस। हुआ क्लियर? मूव करें आगे, चलो तो मूव करते हैं आगे, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। नेम द साइंटिस्ट। देखो बार बार तुम देख सकते हो डायरेक्ट क्वेश्चन नेम द साइंटिस्ट पे बहुत ज्यादा आ रहे हैं। या तो वो पूछ रहे कि बताओ किसने डिसअप्रूव की थ्योरी, या तो वो पूछ रहे बताओ किसने अप्रूव की थ्योरी, या तो वो पूछ रहे हैं कि बताओ मतलब कौन सी थ्योरी किस साइंटिस्ट ने दी, ये सब कुछ पूछा जा रहा है, या किसने एक्सपेरिमेंटली प्रूव की। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले कैटेगरी में, ठीक है, जो 1 मार्कर में रहते हैं। आगे, नेम द साइंटिस्ट हु हैड आल्सो कम टू सिमिलर कंक्लूजन एज दैट ऑफ डार्विन अबाउट नेचुरल सिलेक्शन एज ऑफ अ मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन। तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। बताओ, 2 साइंटिस्ट थे एक ही एरा में, दोनों ने सेम कंक्लूजन दिया, अलग अलग जगह गए थे वो पढ़ने। एक तो थे डार्विन, चार्ल्स डार्विन, जो किस पे गए थे, मतलब कौन से आइलैंड पे गए थे, गैलापागोस आइलैंड। किस पर जा मतलब बैठ के गए थे वहां पे, सी वॉयज पे निकले थे, एचएमएस बीगल, याद रखना उनकी शिप का नाम इंपॉर्टेंट है। वो क्या देखा उन्होंने, एडेप्टिव रेडिएशन देखा, याद करो। डार्विन फिंचेस का एग्जांपल है पूरा, उन्होंने पूरा हर चीज समझाई कि इवोल्यूशन कैसा है, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन के थ्रू नेचुरल सिलेक्शन होता है, ठीक है। और साथ में सेम थ्योरी उन्होंने दी और सेम सपोर्टिंग थ्योरी और एक और साइंटिस्ट ने दी जिनका नाम क्या है, वैलेस। वो कौन से आइलैंड पे गए थे, मलय आर्चिपेलागो। तो ये अपन को याद रखना है, ठीक है। अब 2 साइंटिस्ट से सोचो, उस टाइम मतलब कम्युनिकेशन नहीं था कि अरे तुम भी इसी पे रिसर्च कर रहे हो, मैं भी इसी पे रिसर्च कर रहा हूं, ऐसा तो कुछ था नहीं। सब अपने इंडिविजुअल रिसर्च कर रहे थे। जब पेपर्स निकले, कंट्रीब्यूशन पता चला, तो पता चला कि दोनों ने अलग अलग चीजें ऑब्जर्व की है, पर कंक्लूजन सेम है दोनों का, ठीक। आगे, विच प्लेस डिड ही विजिट टू कम टू द कंक्लूजन। अरे अभी तो बोल दिया, मलय आर्चिपेलागो आइलैंड। देखो, तो अल्फ्रेड वैलेस साइंटिस्ट का नेम एंड मलय आर्चिपेलागो क्या है, आइलैंड का नेम। सिमिलरली चार्ल्स डार्विन साइंटिस्ट का नेम, आइलैंड का नेम गैलापागोस आइलैंड। अब याद रखो इस टाइप के क्वेश्चंस कहाँ आएंगे, एंट्रेंस एग्जाम में आ जाएंगे तुम्हारे मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में, ठीक है। क्योंकि अब तो वो सिर्फ लिख देंगे एचएमएस बीगल या गैलापागोस आइलैंड और फिर लिख देंगे वैलेस, तो अपन ये मैच नहीं करेंगे। या फिर जो नहीं आते कि 4 ऑप्शंस दिए हैं, पेयर दिए हैं, फिर वो पूछेंगे फाइंड द इनकरेक्ट वन, तो उसमें भी आ सकता है, ठीक है। मतलब मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है, इनकरेक्ट वाले पेयर में भी आ सकता है, ठीक। चलो मूव करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6, नेम एनी 2 वेस्टिजियल ऑर्गन फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। अब बोलोगे मैम वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब क्या। वेस्टिजियल ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं हमारी बॉडी के जो हम अब यूज नहीं कर रहे, मतलब हम में उसका कोई यूज नहीं है, एज सच कोई इंपॉर्टेंट यूज नहीं है। अगर उनको निकाल भी दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बोलोगे मतलब कैसे मैम, अब मतलब होते क्यों है, पहले तो जेन्युइन क्वेश्चन आएगा। तो देखो ये वो ऑर्गन्स हैं जो थे हमारे एंसेस्टर में, क्योंकि वहां पे वो फंक्शंस करते थे, ठीक है, उनका फंक्शन था, इंपॉर्टेंट फंक्शन था। पर अब हम इवॉल्व हो चुके, डेवलप हो चुके, तो हम में कोई काम का ही नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं कि जो हमारा विजडम टूथ है जिसको अक्कल दाढ़ बोलते हैं ना, अब नाम है अक्कल दाढ़, नाम है विजडम टूथ इंग्लिश में, तो उसका विजडम से तो पहली बात कोई लेना देना नहीं, ना ही अक्कल से लेना देना है। बहुत बार लोगों को बहुत जल्दी अक्कल दाढ़ भी आ जाती है, बहुत बार ऐसे होता है कि वो इंसान मर भी जाता है फिर भी अक्कल दाढ़ नहीं आती। इसलिए अक्कल दाढ़ का अक्कल से कोई लेना देना नहीं, या फिर विजडम टूथ का विजडम से कोई लेना देना नहीं। अब वो क्यों आती है मैम, एकदम पीछे वाली जो एकदम आखिरी वाला मोलार है ना, वो वही है विजडम टूथ, ठीक है। मेजॉरिटी लोगों के नहीं आते, ठीक है। अब क्यों है उसका, क्योंकि जब हम मतलब ओरांगुटान, उसके बाद चिंपैंजी, इस वाली कैटेगरी में बिलोंग करते थे, तो हमारा मतलब मास्टिकेशन में हेल्प करता था, ठीक है। मतलब वहां पे हम बोल सकते हैं कि जितना भी हम सेलुलोज खाते थे, प्लांट्स खाते थे, तो उनको चबाने में हेल्प करता था। पर उसके बाद हम इवॉल्व हो गए, ह्यूमन बन गए, हम तो ओमनिवोर बन गए। डायरेक्ट सेलुलोज के प्योर प्रोडक्ट्स तो वैसे भी नहीं खाते, क्योंकि सेलुलेज एंजाइम एब्सेंट है हम में। तो वो अगर खा भी रहे हो, मेथी पालक ये सारी चीजें अगर खा भी रहे हो ग्रीन वेजिटेबल्स, तो उसका सेलुलोज तो वैसे भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा, सिर्फ उसके जितने भी विटामिन मिनरल्स है, जो मतलब जो अदर न्यूट्रिएंट्स है, वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं और अफेज जैसा काम कर रहे हैं। तो इनका काम
उनमें था, मतलब हमारे एंसेस्टर्स में था, हम में नहीं है, तो ये कैसा हुआ, वेस्ट है ना, हमें तो कोई उसका फंक्शन ही नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें और वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में, तो अगर देख लो कि जैसे अपेंडिक्स है, तो वापस अपेंडिक्स हम में वो वेस्टिजियल है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वापस जब हम प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म थे, नॉट प्रिमिटिव तो एकदम बहुत पहले का हो गया, जब हम इवॉल्व हो रहे थे या जो हमारे पहले की स्टेजेस थी, तो वो कैसे थे, हर्बीवोर को डाइजेशन करने के लिए वापस एक्स्ट्रा लेंथ भी चाहिए थी स्मॉल इंटेस्टाइन की, साथ में उस जगह पे कुछ इंपॉर्टेंट माइक्रोब्स भी रहते थे। अब हम तो है नहीं हर्बीवोर, हम इवॉल्व हो गए, ओमनीवोर बन गए, अब खाते भी नहीं इतना ज़्यादा, मतलब अब ग्रीन लीव्स तो इतना खाते नहीं, मतलब घास वास तो खाते नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें ही खाते गिन चुन के, तो अब उनका सेलुलोज का डाइजेशन एज अ मेन फंक्शन नहीं है हमारा, तो वो भी क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक, एक और चीज होती है जिसको हम एटाविस्टिक कैरेक्टर बोलते हैं, तो इसका मतलब कि कोई ऐसी चीज जो वापस हमारे एंसेस्टर में थी, हम में आ गई और शो हो रही है, वापस उसका कोई यूज नहीं है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बता देती हूँ कि अभी हम में कोई भी इंसान, ये जो कार है ना, पिन्ना, जिसको पिन्ना बोलते हैं, ठीक है, ये वाले मसल्स हम में काम नहीं करते, मतलब बोलोगे मैम सुनाई तो देता है, नहीं, उसके बारे में नहीं बात कर रही हूँ, हम अपने पिन्ना को, ईयर्स को हिला नहीं सकते। ठीक है, कर लो, हिला के देख लो, ठीक है, जितना ऐसे शेक कर सकते हो कर लो, नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि वो मसल्स ही हम में काम नहीं करती। ठीक, सेम एग्जाम्पल हो गया यहाँ पे निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन, वो भी हम में अब काम नहीं करती, वो ऐसे ही है बस। ठीक है, तो वो भी एक टाइप का वेस्टिजियल ऑर्गन ही है, पर कुछ लोगों में यही जो ईयर है या जो पिन्ना है वो उसको मूव कर सकते हैं, मतलब उनकी मसल्स अभी भी काम कर रही हैं, तो ये कैसा कैरेक्टर हुआ, एटाविस्टिक कैरेक्टर। यूज हम में नहीं है, उसका कोई यूज नहीं है, ये था कौन सा, कैसा वाला कैरेक्टर है, हमारे पहले वाले जहां से हम इवॉल्व हुए उनमें था वो। अब जब हम बंदर थे या जब हम प्राइमेट्स वाली कैटेगरी में बिलोंग करते थे, प्राइमेट्स में तो खैर अभी भी हैं, पर जब मतलब बंदर वाले है ना, मतलब चिंपैंजी और अंगुटानिस वाली कैटेगरी में थे, तो कुछ मक्खी वक्खी आती थी तो देखो ऐसे कान हिला लेते थे, है ना। अब जैसे तुम देख सकते हो जो डॉग्स हो गए, गाय हो गई, भैंस हो गई, ये सब लोग ये सब काम कर सकते हैं, बंदर भी कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम में अब वो चीज की जरूरत ही नहीं है, हट गया। अब वो कैरेक्टर वो हमें जरूरत ही नहीं, तो एक टाइप का ये हम बोल सकते हैं ये कैसा कैरेक्टर है, हमारे पहले वाले लोगों में था, लोगों में नहीं, वापस जहां से हम इवॉल्व हुए उन स्टेजेस में था, पर हम में नहीं है क्योंकि अब जरूरत नहीं। पर इन केस अगर वो आ गया, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एटाविस्टिक कैरेक्टर। हुआ क्लियर। तो क्वेश्चन किसके बारे में, वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में। वेस्टिजियल मतलब अब हमारे कोई काम का नहीं। तो देख लेते हैं, उन्होंने पूछा कि 2 एग्जांपल्स बताओ 2 वेस्टिजियल ऑर्गन के, या नेम 2 एग्जाम्पल। तो कौन सा हुआ, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एंड विजडम टीथ। अब बोलोगे मैम फिर अक्कलदार तो बहुत सारे लोग हटा भी देते हैं, हाँ कभी कभी अजीब सी आ जाती है या फिर आती है तो फिर बहुत पेनफुल होता है, सिंस उसका काम नहीं तो रिमूव करवा लो। अब अगर देखोगे तो बहुत सारे लोगों का अपेंडिक्स का भी ऑपरेशन होता है, तो सिंस उसका कुछ काम नहीं है, इन्फ्लेमेशन हो गया है उसमें या फिर उसमें पेन है, इन्फ्लेमेशन है, काम नहीं है, तो हटा दो। हुआ क्लियर। तो ये कैसा है, ये वापस ये दोनों के दोनों क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक है, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। व्हाट इज द कॉज ऑफ स्पीशिएशन अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डी वेरिस। ह्यूगो डी वेरिस के अकॉर्डिंग बताओ स्पीशिएशन का रीजन क्या है। तो एक ही रीजन था, म्यूटेशन। अब याद रखना है कि ह्यूगो डी वेरिस म्यूटेशन कैसे बोलते हैं, कि रैंडम है, कि डायरेक्शनलेस है, कि डायरेक्शनल है। और नॉर्मल में चार्ल्स डार्विन वाली थ्योरी क्या बोलती है, कि वापस म्यूटेशन रैंडम है, डायरेक्शनलेस है, कि डायरेक्शनल है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक, चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, नेम द फिनोमेना बाय व्हिच रैपिड स्पीशिएशन टेक्स प्लेस। वो पूछ रहे बताओ उस फिनोमेना का नाम बताओ जिसके थ्रू बहुत ज्यादा रैपिड क्या होता है, स्पीशिएशन होता है। तो ये रैपिड बोला है, मतलब एक साथ एक पीक आई थी, देखो ये वापस इंपॉर्टेंट है, वो जो ग्राफ तुम लोग पढ़ चुके हो है ना। एक जनरली मैंने बताया था किसी भी पॉपुलेशन में जो मीडियन वाले कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब वो सबसे ज्यादा होना चाहिए, तो उसका पीक हमेशा हमें शार्प मिलना चाहिए। ऐसा एक्सट्रीम्स, हमेशा एक्सट्रीम्स क्या होता है, नंबर कम होता है। सीधा सा लॉजिक बताया मैंने। ह्यूमन पॉपुलेशन में देख लो, एकदम एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट, सुपर इंटेलिजेंट लोगों की गिनती कम है और एकदम एक्स्ट्रा कम आईक्यू वाले लोगों की भी गिनती कम है। ठीक है, जनरली जो ह्यूमन पॉपुलेशन की मेजर कैटेगरी किस में लाई करती है, इस वाले इसमें। पर जब ऐसा कुछ होने लगे कि जेनेटिक ड्रिफ्ट आने लगे, एक
एक ही डायरेक्शन में ये पीक शिफ्ट होने लगे तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, दो पीक्स दिखने लगेंगी। दो पीक्स दिख रही है मतलब क्या, दो स्पीशीज का क्रिएशन हो रहा है। वही पूछ रहे हैं कि बताओ उस फिनोमेना का नाम जिसके कारण रैपिड स्पीशिएशन हो सकता है। मतलब दो पीक का फॉर्मेशन आए। दो पीक का फॉर्मेशन कब होगा, जब पीक एक डायरेक्शन में मूव करने लगेगी एक साइड से। वो कब होगा, जब एक ही जीन बार बार एक ही जगह फ्लो होने लगेगा। उसी को हम क्या बोलेंगे, जेनेटिक ड्रिफ्ट। हुआ क्लियर? चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, नेम द टू साइंटिस्ट। वापस देखो कितनी बार डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। टू साइंटिस्ट हु सेट अप अ स्पेशल एक्सपेरिमेंट टू प्रूव ओपेरन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। ये तो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि ओपेरन ने जो थ्योरी दी थी उसको प्रूव करने के लिए दो साइंटिस्ट आए जिनके नाम क्या थे, यूरे एंड मिलर। उन्होंने वही अपने एक्सपेरिमेंट में सेम कंडीशन, सेम एटमॉस्फेयर, सब कुछ क्रिएट किया और सेम कंक्लूजन आया कि हाँ, जब रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर रहेगा, जब हाई टेम्परेचर रहेगा, जब वॉल्केनिक थंडर स्टॉर्म चलेगा, है ना, या फिर लाइटनिंग होगी, साथ में अमोनिया गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, H2, मीथेन और तुम्हारे वाटर वेपर्स रहेंगे तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑब्टेन होंगे। कौन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जैसे अमीनो एसिड, जैसे तुम्हारे कुछ प्रोटीन्स, जैसे लिपिड्स, कुछ शुगर्स, ये ऑब्टेन होंगे। उन्होंने भी ये सेम एक्सपेरिमेंट किया था लैब में और सेम कंक्लूजन पे आए थे। तो वही पूछ रहे कि बताओ दो साइंटिस्ट जिन्होंने जो थ्योरी दी गई थी ओपेरन के थ्रू उसको एक्सपेरिमेंटली क्या किया था, प्रूव किया था। तो दो साइंटिस्ट का नाम क्या हुआ, यूरे एंड मिलर साइंटिस्ट का नाम। ठीक, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10, नेम द कॉमन एंसेस्टर ऑफ एप एंड मैन। अब वो पूछे पता कॉमन एंसेस्टर बताओ। अब देखो, अब इसमें क्या करोगे, अब देखो दोनों में अब तुम्हें डिफरेंस दिख रहा है। अगर उन्होंने पूछा, अब उन्होंने पूछा ऐसा कि कॉमन एंसेस्टर, अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। उन्होंने पूछा कॉमन एंसेस्टर ऑफ मैन, सिर्फ मैन बोला, तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा, रामापिथिकस। क्योंकि याद करो हम पढ़ चुके हैं, कहानी शुरू होती है ड्राइनोपिथिकस से, फिर रामापिथिकस पे आती है, पर रामापिथिकस के ब्रैकेट में लिखते हैं मोर लाइक मैन, मतलब मैन जैसे है, ठीक है। और वही ड्राइनोपिथिकस एप जैसा ज्यादा है, कैरेक्टरिस्टिक्स एप जैसी है, हेयरी है पूरी बॉडी, चिंपैंजी और ओरंगुटान जैसे रिसेंबल करते हैं, ठीक है। अब वो यहाँ क्वेश्चन यहाँ क्या पूछ रहे हैं, अब वो पूछ रहे कि कॉमन एंसेस्टर बताओ बंदर का भी, मतलब एप का भी और मैन का भी। तो इस केस में आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा, ड्रायोपिथिकस। हुआ क्लियर? अगर सिर्फ मैन पूछता तो कहानी कहां से शुरू होती, रामापिथिकस से। ठीक, चलो अब बोलोगे मैम अगर मल्टीपल चॉइस में आ गया और दोनों ऑप्शंस रहे तो कॉमन पूछा है तो वापस तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, ड्रायोपिथिकस। अगर उन्होंने कुछ कुछ स्टेटमेंट लिख दिया पर पूछ रहे हैं कि बताओ एंसेस्टर सिर्फ मैन का, तो आंसर चला जाएगा क्या, रामापिथिकस। बहुत केयरफुली क्वेश्चन पढ़ना, कॉम्बिनेशंस भी होंगे उसमें, ठीक है। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच पीरियड इज नोन एज एज ऑफ एम्फीबियन। तो देखो ये अपन को याद करना है, जो टेबल लिखवाया था, जो टेबल बनवाया नहीं, मतलब जो मैंने दिखाया था टेबल, उसमें हर एक स्टेज की अलग अलग कुछ नेम है। एज ऑफ एम्फीबियन, एज ऑफ रेप्टाइल, जैसे एज ऑफ डायनासोर, गोल्डन एज ऑफ डायनासोर, जैसे जुरासिक पार्क नहीं, वो तो मूवी का नाम है, जुरासिक पीरियड, ठीक है। ऐसे अलग अलग एज का नाम दिया गया था। फिर एज ऑफ ह्यूमंस जो सबसे आखिरी वाली है ना, सीनोज़ोइक एरा, जिसमें हम ही रूल कर रहे हैं। तो ऐसे वो एज पे भी क्वेश्चंस पूछेंगे। बुक में वापस इनडायरेक्टली डायरेक्टली कहीं कहीं मेंशन किया हुआ है, पर तुम्हारे उस टेबल में, एक ही टेबल में तुम्हें सब मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। तो क्या करोगे, टेबल पलटाओ और इस आंसर का, इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करो। तो चलो देखते हैं कौन से पीरियड को एज ऑफ एम्फीबियन बोला गया है। तो ये तो याद रखना चाहिए कि कार्बोनिफेरस पीरियड को क्या बोला गया है, एज ऑफ एम्फीबियन। तो याद रखना है, वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजें पूछी जा सकती है, एक ही टेबल में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है। वापस मैंने बताया था कि एरा, पीरियड, एपोचेस, इनका सीक्वेंस भी याद रखना है, ठीक। और कौन से सीक्वेंस में और या कौन से पीरियड में क्या इवेंट हुआ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 12, व्हाट प्रोवाइडेड एनर्जी फॉर बायोटिक सिंथेसिस ऑन प्रिमिटिव अर्थ। पूछ रहे बताओ अर्ली अर्थ में, या जो अर्ली प्रिमिटिव अर्थ बनी थी उसमें बायोटिक मतलब लाइफ के सिंथेसिस के लिए एनर्जी किसने प्रोवाइड की। तो कौन था, क्या कंडीशंस हम बोलते हैं, वेरी हाई टेम्परेचर, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स, थंडर स्टॉर्म्स। तो है तो एनर्जी ना, वहीं से एनर्जी मिली, क्योंकि ये रिएक्शन हो रहा है। देखो सीधा सीधा समझो, ये क्वेश्चन तरीका है पूछने का कि बताओ नॉन लिविंग से लिविंग में फॉर्म होने के लिए या इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनने के लिए ये जो रिएक्शन हुई, वो
रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था? तो बाबा जो उस टाइम की जो कंडीशंस थी, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, हाई टेम्परेचर, फिर उसके बाद वॉल्केनिक थंडरस्टॉर्म्स, लाइटनिंग हो रही थी, उसके बाद जो सारी जो गैसेस प्रेजेंट थी वही आपस में रिएक्ट करने लगी। हुआ क्लियर? तो वही पूछा जा रहा है, बस अलग तरीके से पूछा जा रहा है। अब ये मत बोला मैम हमने तो पढ़ा ही नहीं कि कहां से एनर्जी मिली बायोटिक सिंथेसिस के लिए, पढ़ा है, पूछने का तरीका अलग है। तो देखो, वेरी हाई टेम्परेचर ड्यू टू लाइटनिंग और यूवी रे प्रोवाइडेड एनर्जी फॉर बायोटिक सिंथेसिस। अगर याद होगा तो मैंने बताया था उस टाइम ओजोन लेयर नहीं थी, ओजोन लेयर का धीरे धीरे फॉर्मेशन हो रहा था। तो क्या आ रहा था? यूवी रेडिएशन आ रही थी और सारे रिएक्शंस को इन्वॉल्व कर रही थी। ठीक है, क्योंकि वहां तो ऑक्सीजन ही नहीं था, है ना, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। हु शोड दैट लाइफ कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ? सीधे सीधे साइंटिस्ट का नेम पूछ रहे हैं। तो किन्होंने बताया था कि लाइफ जो पहले से लाइफ है वहीं से आती है? लुइस पास्चर ने। कैसे बताया था? श्वान शेप या एस शेप जो फ्लास्क एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था उसका यूज करके। कौन सी थ्योरी को रॉन्ग बताया था? स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाली। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज मेंट बाय जीन पूल? जीन पूल क्या होता है? तो अगर याद करो हमने पढ़ा था कि जीन पूल एक स्पीशीज का होता है। एक स्पीशीज में जितने भी कैरेक्टर है और सारे मतलब ऑल कैरेक्टर और ऑल एलील्स एक ही जगह जहां रहे तो उसको हम क्या बोलते हैं? जीन पूल बोलते हैं। देख लो, अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेना। जीन पूल रेफर टू द सम टोटल ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ जीन पूल बाय ऑल द मेंबर ऑफ पॉपुलेशन। अब तुमको पता है जीन किसके लिए कोड करते हैं? प्रोटीन के लिए। प्रोटीन एट द एंड फिनोटाइपिकली कुछ तो एक्सप्रेस करेगा, मतलब हम बोल सकते हैं कैरेक्टर। अब हमारे पास कैरेक्टर के अल्टरनेट ऑप्शंस रहते हैं तो उनको एलील्स बोलते हैं। तो बोलने के एक ही चीज को एक्सप्लेन करने के दो तीन तरीके हो सकते हैं। तो या तो ये बोल दो कि सम टोटल ऑफ सारे जीन्स को, एक स्पीशीज को हम बोल सकते हैं जीन पूल, या तो बोल दो सारे कैरेक्टर, सारे एलील एक पर्टिकुलर स्पीशीज के, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के, उसको हम बोल सकते हैं जीन पूल। हुआ क्लियर? चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच पीरियड इज कॉल्ड एज ऑफ रेप्टाइल? देखो बोला था ना, ये एज ऑफ रेप्टाइल, एज ऑफ एम्फीबियन, एज ऑफ फिशेज, एज ऑफ ह्यूमन, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे? जुरासिक पीरियड। अब बोलोगे मैम जुरासिक पीरियड तो डायनासोर का है ना? हाँ डायनासोर का है, पर डायनासोर को ही पूछा जा सकता है कि बताओ जो गोल्डन एज ऑफ डायनासोर है जिसको जुरासिक पीरियड बोलते हैं उसी को और क्या बोलते हैं? तो एज ऑफ रेप्टाइल बोलते हैं। अब तुम्हारे मन में एक जेन्युइन क्वेश्चन आएगा कि मैम मीजोजोइक को भी तो बोल सकते हैं। तो इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि जो मीजोजोइक खुद डिवाइड है 3 पीरियड्स में, ट्रायसिक, फिर उसके बाद जुरासिक और क्रिटेशियस। याद करो मैंने बताया था क्रिटेशियस को कैसे याद रखोगे? क्रियाक्रम से। किसका क्रियाक्रम हो गया? डायनासोर्स का क्रियाक्रम हो गया। साथ में आर्कियोप्टेरिस भी फॉसिल में कन्वर्ट हो गए, इसीलिए इसी रीजन से, क्योंकि उसी जगह पैदा हुए और उसी एरा में वो मर गए, इसलिए हम पूरे उस मीजोजोइक एरा को हम गोल्डन एज ऑफ डायनासोर या गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल नहीं बोल सकते। अगर स्पेसिफिकली एक पीरियड पे जाना है तो किस पे जाओगे? जुरासिक पीरियड पे। हुआ क्लियर? अच्छा एक और चीज जल्दी बताओ, जब जुरासिक पीरियड के बाद जब क्रिटेशियस आया तो जब डायनासोर खत्म हो गया तो कौन आया? अरे पूरा मैमल स्टार्ट हो गए आने। ठीक है, अच्छा उसी पे एक और क्वेश्चन कि बताओ सबसे पहला मैमल कौन था? श्रिव। श्रिव याद करना है, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, नेम द स्पीशीज ऑफ ह्यूमन बीइंग व्हिच इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू मॉडर्न मैन। पूछ रहे हैं बताओ सबसे क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज का नाम बताओ जो मॉडर्न मैन से मेल खाती हो। तो उसका नाम है क्रो-मैग्नोन मैन। मूव करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज फाउंडर्स इफेक्ट? इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है क्योंकि फाउंडर्स इफेक्ट तुम पढ़ चुके हो कहां पे, जब मैं पूरा ग्राफ ऑफ सारा एक्सप्लेन कर रही थी। तो फाउंडर्स इफेक्ट क्या होता है? तो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, समझो बात को। Sometime a change in allele frequency is so different in new sample of population that they become a new species. In such case, originally drifted population become founder and this effect called founder effect. मतलब वही चीज कि geographical isolation हुआ,
एक जगह रह रहे थे, वहां से एक स्पीशीज अलग हो गई, बेसिक तो उन्होंने ही निकाला था पर अब ये एकदम नई स्पीशीज में इवॉल्व हो गई, तो जो ओरिजिनल स्पीशीज थी उसी को हमने क्या बोला, फाउंडर स्पीशीज बोला। तो देखो समटाइम अ चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी सो डिफरेंट, इतना अलग हो गया कि न्यू सैंपल ऑफ पॉपुलेशन दैट दे बिकम अ न्यू स्पीशीज, नई स्पीशीज में ही कन्वर्ट हो गए। इन सच केस, इस केस में क्या होगा, जो ओरिजिनल स्पीशीज है जो ड्रिफ्ट हुई थी बिकम अ फाउंडर, क्योंकि उनके पास ओरिजिनल जीन पूल अभी भी है, इसलिए उनको क्या कहा गया, फाउंडर इफेक्ट। और इसी के साथ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 1 मार्कर क्वेश्चन चैप्टर 7 एवोल्यूशन के होते हैं खत्म। तो क्या करोगे, वेबसाइट पे जाओगे www.magnetbrains.com, जैसे ही टाइप करोगे, एंटर दबाओगे तो ये होम पेज आएगा। अब तुम देख ही सकते हो कि मैग्नेट ब्रेन्स कैसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे मिलता है हमको फ्री एजुकेशन। कहां से, किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक, देख सकते हो यहाँ पे किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 सारा मेंशन है ना। उसके बाद इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, तो इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, और साथ में बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी, जैसे नीट हो गया, आईआईटी हो गया, सीयूईटी हो गया, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, बहुत सारे। तो क्या करना है, अपना जो भी क्लास है या जिसकी भी प्रिपरेशन करे उसको सिलेक्ट करना है। जैसे सिलेक्ट करोगे अंदर उसके सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। फिर पूरी प्लेलिस्ट बनी है, उसमें से चैप्टर को सिलेक्ट करना है, चैप्टर के अंदर और सब टॉपिक्स मिलेंगे, उनको सिलेक्ट करना है और सुनना शुरू करना है। सिर्फ सुनना नहीं है, याद भी करना है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पढ़ते रहना है, बने रहना है मेरे साथ और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। मिलते हैं हम अगले क्लास में।